नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है भोपाल मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 70 साल के जीके नायर एयरफोर्स की सिविल विंग से रिटायर होकर चाहते तो अपने गृह राज्य केरल वापस जा सकते थे, लेकिन लंबा वक्त एयरफोर्स में गुजारने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में ही बस जाने का फैसला ले लिया था। इन दिनों वो अपनी 68 साल की पत्नी गोमती नायर सहित भोपाल की नर्मदा ग्रीन वैली कॉलोनी में एक डुप्लेक्स बंगले में रह रहे थे। इस कॉलोनी की गिनती भोपाल की पॉश कॉलोनियों में होती है, जिसमें संपन्न और संभ्रांत लोग रहते हैं। दूसरे रिटायर्ड मिलिट्री अफसरों की तरह जीके नायर का स्वभाव भी अनुशासन प्रिय था, जो आम लोगों को सख्त लगता था। उनके चेहरे पर छाया रौब और बातचीत का लहजा ही उनके एयरफोर्स अधिकारी होने का एहसास करा देता था। साल 2014 में जब वे पत्नी सहित नर्मदा ग्रीन वैली में आकर रहने लगे थे, तभी से इस कॉलोनी के अधिकांश लोग उनके स्वभाव से परिचित हो गए थे। गोमती नायर ग्वालियर के मुरार अस्पताल में नर्स पद से रिटायर हुई थी। पति पत्नी दोनों को ही पेंशन मिलती थी। नौकरी में रहते ही नायर दंपति अपनी तीनों बेटियों की शादियां करके अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके थे, लिहाजा उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ग्वालियर से नायर दंपति का खास लगाव था, क्योंकि गोमती वहीं से रिटायर हुई थी और उनकी बड़ी बेटी परसुम्बा नायर की शादी भी ग्वालियर में ही हुई थी। गोमती की एक बहन भी ग्वालियर में ही रहती थी। जब भी इन दोनों का मन भोपाल से कहीं बाहर जाने का होता था, तो उनकी प्राथमिकता ग्वालियर ही होती थी। भोपाल में बसने की बड़ी वजह ये थी कि यहाँ उनकी काफी रिश्तेदारी थी। मंझली बेटी प्रियंका नायर की शादी भोपाल में हुई थी और वो अवधपुरी इलाके की पास्ट गार्डन कॉलोनी में रहती थी। प्रियंका एक नामी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। छोटी बेटी प्रतिभा की भी शादी भोपाल में हुई थी, जो मिसरोद इलाके की राधा कृष्ण कॉलोनी में रहती थी। गोमती के बड़े भाई का बेटा प्रमोद नायर भी भोपाल में रहता था। उनकी और दो बहनें भी भोपाल में ही रहती थी। इतने सारे नजदीकी रिश्तेदारों के भोपाल में होने के चलते जीके नायर का भोपाल में बस जाने का फैसला स्वाभाविक था, जो उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा का एहसास कराता था। हर रविवार कोई ना कोई मिलने के लिए उनके घर आ जाता था। इससे बुजुर्ग दंपति का अपनों के बीच अच्छे से वक्त कट जाता था। जीके नायर के बैंक खातों का काम और पैसों का हिसाब किताब प्रियंका के हाथ में था। नर्मदा ग्रीन वैली कॉलोनी में शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही जीके नायर सोसाइटी के अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए थे, लेकिन इस पद पर वे सभी की पसंद नहीं थे। कॉलोनियों की सोसाइटी की अपनी एक अलग राजनीति होती है, जिसका अंदाजा या तजुर्बा जीके नायर को नहीं था। अध्यक्ष रहते उन्होंने कॉलोनी के पार्क में बेंच लगवाने की पहल की, तो कई सदस्यों ने इस पर असहमति जताई थी, जिससे खिन्न होकर उन्होंने पद छोड़ दिया था। 70 साल की बड़ी और लंबी जिंदगी में हालांकि इन छोटी मोटी बातों को कोई खास मायने नहीं होते, लेकिन ये साबित हो गया था कि मिलिट्री से रिटायर्ड अधिकारी आमतौर पर समाज में फिट नहीं होते। पति पत्नी खाली समय ज्यादातर टीवी देखकर गुजारते थे। गोमती को अपराध से संबंधित धारावाहिक पसंद थे, इसलिए वो बड़े चाव से देखा करती थी और अपराध और अपराधी की मानसिकता को समझने की कोशिश किया करती थी। कई बार ये धारावाहिक देखकर उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान आता था, पर यह सोचकर वे निश्चिंत हो जाया करती थी कि उनकी कॉलोनी कवर्ड है और मकान भी सुरक्षित है। बुढ़ापे में सुरक्षा की चिंता एक आम बात है, लेकिन जीके नायर बहादुर होने के कारण ये चिंता नहीं करते थे। 8 मार्च की रात टीवी देखते समय जीके नायर ने गोमती से कुछ बातें की। फिर लगभग उन्होंने 9:30 बजे प्रियंका को फोन किया। वैसे तो सभी रिश्तेदार, खासतौर से बेटियों से उनकी रोजाना फोन पर बात हो जाती थी, लेकिन प्रियंका को उन्होंने इस वक्त एक खास मकसद से फोन किया था। उन्होंने बेटी से कहा कि वो अगले दिन या फिर जब भी बर्थ खाली मिले, उन दोनों का ग्वालियर जाने का टिकट करवा दे, क्योंकि उन्हें प्रियंका की मौसी यानी गोमती की बहन को देखने जाना था, जो इन दिनों बीमार चल रही थी। 8 मार्च की सुबह रोजाना की तरह जब नायर दंपति के यहाँ काम करने वाली नौकरानी मोहनबाई आई, तो कई बार कॉल बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इस पर मोहनबाई ने पहले उन्हें आवाज लगाई और फिर जीके नायर के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे पर खड़े खड़े मोहनबाई को ध्यान आया कि पिछली रात ही गोमती ने उससे जल्द आने को कहा था और 5 के बजाय 10 रोटियां बनवाई थी, जिससे उसने अंदाजा लगाया था कि शायद रात को कोई आने वाला है। जब फोन नहीं उठा तो मोहनबाई पड़ोस में रहने वाली रत्ना मिस्त्री के पास गई और उन्हें ये बात बताई। इस पर रत्ना ने भी नायर साहब का फोन लगाया, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ये एक चिंता की बात थी। नायर दंपत्ति द्वारा फोन न उठाए जाने की बात
रत्ना ने दूसरे पड़ोसियों को बताई तो धीरे धीरे कॉलोनी के लगभग सभी लोग इकट्ठा हो गए। किसी अनहोनी की आशंका सभी के दिमाग में थी, पर कोई खुलकर नहीं बोल पा रहा था। सुबह सुबह जीके नायर के घर के बाहर जमा भीड़ को देखकर एक और पड़ोसी पीवीआर रामदेव भी जिज्ञासावश वहां पहुंच गए। रामादेव खुद आर्मी में सूबेदार रह चुके थे, इसलिए नायर दंपत्ति से उनकी अच्छी पटरी बैठती थी। पूछने पर पता चला कि नायर दंपत्ति के घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है और वे फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इस पर उन्होंने पहल की और नायर के बंगले से सटे हरिदास मिस्त्री के बंगले की बालकोनी से नायर के घर जा पहुंचे। जीके नायर के घर का दृश्य देखकर रामादेव हैरान रह गए। जीके नायर और गोमती नायर का शव फर्श पर पड़ा था। ये बात उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताई तो मानो सन्नाटा फैल गया। कॉलोनी में ऐसी किसी वारदात की उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। एक व्यक्ति ने इसकी सूचना 100 नंबर पर दी और लोग पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। मोहन बाई भी सहमी सी एक तरफ खड़ी थी। आधे घंटे से कम में अवधपुरी पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। चूंकि नायर के घर का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए पुलिस वालों को भी नायर के एक और पड़ोसी आदित्य मिश्रा के घर से होकर अंदर जाना पड़ा। पुलिस बल को ये बात भीड़ में से कोई बता चुका था कि नायर साहब छत का दरवाजा हमेशा बंद रखते थे। मामला चूंकि एयरफोर्स के रिटायर अफसर की हत्या का था, इसलिए देखते ही देखते अवधपुरी इलाके के अलावा गोविंदपुरा और अयोध्या नगर थानों से भी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस बल के साथ डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी और एसपी राहुल भी थे। नायर दंपत्ति का शव पहली मंजिल के बेडरूम में आमने सामने पड़ा था। गले से बहता खून बयां कर रहा था कि हत्या गला रेत कर की गई थी। पुलिस वालों ने जब बारीकी से पूरे घर का मुआयना किया तो मामला कहीं से भी चोरी या लूटपाट का नहीं लगा। घर का सारा सामान वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। अब तक माता पिता की हत्या की खबर मीडिया को भी लग चुकी थी, लिहाजा प्रियंका और प्रतिभा जिस हालत में थी उसी हालत में नर्मदा वैली कॉलोनी की तरफ निकल पड़ी। पुलिस छानबीन और पूछताछ में जुट गई थी। मोहन भाई रत्ना मिस्त्री और रामादेव के बयानों से केवल घटना की जानकारी मिल रही थी, हत्यारे की नहीं। रत्ना मिस्त्री के इस बयान से जरूर पुलिस को कुछ उम्मीद बंधी थी कि रात को 12 बजे के आसपास नायर दंपत्ति के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी, पर उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि तेज आवाज में बातचीत करना मृतक दंपत्ति की आदतों में शुमार था। जीके नायर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और घर में कोई लूटपाट या चोरी भी नहीं हुई थी। इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा था कि हत्यारा जो भी था बेहद नजदीकी था, जिसके रात में आने पर मृतकों को कोई एतराज नहीं था, न ही उस पर कोई पाबंदी थी। हत्या के ऐसे मामलों जिनमें मृतक पैसे वाले हो, उसमें उनकी जमीन जायदाद और पैसा खास मायने रखता है। इस तरफ भी पुलिस का ध्यान गया। पूरा घर और आसपास का इलाका छानने के बाद भी हत्यारे का कोई सुराग और हथियार नहीं मिला, तो पुलिस की जांच का दायरा नायर दंपत्ति के रिश्तेदारों की तरफ बढ़ गया। इसी बीच प्रियंका आई तो हत्या की गुत्थी सुलझती नजर आई। प्रियंका से पुलिस को पता चला कि दिवाली के दिनों में पटाखे चलाए जाने पर उसके पिता का विवाद सोसाइटी के मौजूदा अध्यक्ष अशोक मनोज से हुआ था। अवधपुरी थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज हुई थी। दूसरी अहम बात ये सामने आई कि प्रियंका ही माँ बाप का अकाउंट देखती थी। पुलिस को संदेह का एक नया आधार मिल चुका था, लेकिन पुलिस वालों को तीसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। दरअसल प्रियंका ने बताया कि इसी साल जनवरी तक आरती नाम की नौकरानी और उसका पति राजू धाकड़ उसके माता पिता के यहाँ काम किया करते थे। राजू ने अपनी बहन की शादी के लिए उसके पिता से करीब 2 लाख रुपए उधार लिए थे। प्रियंका ने बताया कि आरती जब 8 साल की थी तभी मम्मी पापा ने उसे अपने साथ रख लिया था और उन्होंने ही उसकी शादी राजू से करवाई थी। भोपाल आते समय नायर दंपति उन्हें भी साथ ले आए थे। इतना ही नहीं, जीके नायर ने अपने एक परिचित हरिदास से कहकर भोपाल के भेल कारखाने में राजू की नौकरी ठेका श्रमिक के रूप में लगवा दी थी। आरती और राजू पर जीके नायर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने इन दोनों को खजूरी कला में रहने के लिए किराए का मकान भी दिलवा रखा था। प्रियंका ने यह भी बताया कि राजू का विवाद अक्सर गोमती से हुआ करता था। वो लिए गए पैसे लौटाना तो दूर की बात, जीके नायर के नाम पर कुछ दूसरे लोगों से भी पैसे ले चुका था। प्रियंका के मुताबिक अक्सर उसके पिता राजू से अपना पैसा वापस मांगा करते थे, लेकिन वो हर बार पैसा देने से मना कर देता था। अब आरती और राजू कहाँ है, इस पर प्रियंका ने बताया कि वे दोनों इसी साल जनवरी में काम छोड़कर चले गए और इंदौर में उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोल लिया है, जिसका किराया 8,500 रुपए महीना है। ये जानकारी महत्वपूर्ण थी, लेकिन हत्या राजू ने ही की थी तो वो है कहाँ? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए पुलिस ने राजू का फोन नंबर लेकर उसे फोन लगाया तो उसने खुद के ग्वालियर में होने की बात कही। हत्यारा राजू ही है, इस पर पुलिस का शक गहराने लगा था, क्योंकि अब तक ये स्पष्ट हो चुका था
कि नायर दंपत्ति के अपने रिश्तेदारों से संबंध अच्छे थे और पटाखा विवाद बेहद मामूली था। एक राजू ही था जो घर के सदस्यों की तरह नायर दंपत्ति के यहाँ बेरोक टोक आ जा सकता था, लेकिन ग्वालियर में होते हुए वो दोहरे कत्ल की वारदात को कैसे अंजाम दे सकता था, ये बात किसी सस्पेंस से कम नहीं थी। हालांकि ये मुमकिन था कि कोई भी शख्स भोपाल में हत्या करके ग्वालियर जा सकता है, क्योंकि वहां का रास्ता महज 5 घंटे का था। अब तक की कार्रवाई में ये तो उजागर हो गया था कि हत्या रात 9:30 बजे से 12 बजे के बीच हुई थी, यानी राजू के हत्या करके ग्वालियर भाग जाने की बात संभव थी। भोपाल से ग्वालियर के लिए रात में ट्रेनों की कोई कमी नहीं थी। भोपाल सहित पूरे देश में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी की हत्या पर चर्चाएं होने लगी थी। हर कोई पुलिस को पूछ रहा था कि वो शहर में रह रहे अकेले बुजुर्गों की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं करती। और तो और पुलिस के पास अकेले रह रहे बुजुर्गों का कोई डाटा या रिकॉर्ड तक नहीं है। इन सब आलोचनाओं से परे पुलिस के हाथ हत्यारे के गिरेबान तक पहुंच चुके थे। देरवश गिरफ्तारी की थी, जो 10 मार्च को हो भी गई और राजू ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। दरअसल पुलिस राजू और आरती के मोबाइल कॉल्स पर ध्यान रखे हुई थी। दोनों में बातचीत हो रही थी और नायर दंपति की हत्या की खबर सुनकर आरती इंदौर से भोपाल आ गई थी। पुलिस ने आरती को रडार पर लिया तो उसने बताया कि राजू जरूर उससे मिलने आएगा। भोपाल आकर आरती गोपाल नगर झुग्गी इलाके में रुकी थी। राजू को कतई अंदाजा या एहसास नहीं था कि भोपाल में पुलिस उसका स्वागत करने को तैयार है। वो तो अपने मालिक की हत्या पर शोक प्रकट करने इसलिए आ रहा था ताकि पुलिस उस पर शक न करे। जैसे ही वो भोपाल आया, सादे कपड़ों में तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे स्टेशन से धर दबोचा। पहले तो वो हत्या की वारदात से नानुकुर करता रहा, लेकिन जल्द ही वो टूट भी गया। उसने हत्या का सारा सच उगल दिया। 32 साल का राजू धाकड़ मूल रूप से ग्वालियर के हीरापुर गांव का रहने वाला था। उसने वाकई जीके नायर से लगभग 2 लाख रुपए उधार ले रखे थे और उसकी नीयत पैसे देने की नहीं थी। इस बात पर नायर उसे कभी कभी डांटा भी करते थे, जो उसे नागवार गुजरता था। इतना ही नहीं, राजू को यह भी शक था कि भेल के ठेका श्रमिक की नौकरी से उसे नायर ने ही निकलवाया है। घटना की रात हत्या के इरादे से राजू कोई 9 बजे ग्वालियर से भोपाल आया। इस बाबत उसने चाकू भी ग्वालियर से खरीद लिया था। भोपाल आकर वो SOS बालग्राम स्टॉप पर उतरा और वहां से पैदल ही नायर के घर तक गया। उस समय नायर दंपति टीवी देख रहे थे। राजू को देखते ही नायर की भौहें तन गई। उन्होंने उसे दरवाजे से ही वापस कर दिया। इस पर राजू ने गिड़गिड़ाते हुए उन्हें पुराने संबंधों का वास्ता दिया तो नरम दिल नायर पिघल उठे और उन्होंने उसे अंदर आने दिया। उनकी ये गलती भारी भूल साबित हुई। आदतन नायर ने फिर पैसों का तगादा किया तो राजू हमेशा की तरह बेशर्मी से नानुकुर करने लगा। बात करते करते दोनों पहली मंजिल पर आ गए, जहां नायर इत्मीनान से बैठ गए और राजू की खिंचाई करने लगे। इस बार राजू तय करके आया था, इसलिए जानबूझकर विवाद को हवा दे रहा था। पुराने पैसे लौटाने की बात तो दूर, राजू ने नायर से और पैसे मांगे तो वे झल्ला उठे और तेज आवाज में उसे डांटने लगे। डांट सुनकर राजू को भी गुस्सा आ गया। वो हाथ धोने के बहाने बाथरूम में चला गया और मुड़कर नायर के पीछे आकर खड़ा हो गया। जेब से चाकू निकालकर राजू ने नायर की गर्दन पर 1-2 नहीं बल्कि गिनकर पूरे 10 प्रहार किए और 11वीं बार में उनका गला रेत डाला। ताबड़तोड़ हमलों से घबराए और तड़पते जीके नायर पत्नी का नाम लेकर चिल्लाए। उनकी चीख सुनकर घूमती पहली मंजिल की तरफ दौड़ी। पैरों में तकलीफ होने के कारण घूमती पहली मंजिल पर नहीं जाती थी। मालिक का काम तमाम करके राजू अभी उठा ही था कि मालकिन सामने आ गई। गोमती को भी उसने नहीं छोड़ा और उसी चाकू से उसका गला भी रेत डाला। यही वे चीखें थी जो रत्ना मिस्त्री ने भी सुनी थी, लेकिन रोजमर्रा की आम बातचीत समझकर उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। जीके नायर ने बचाव की कोशिश की थी, जिसमें हाथापाई के दौरान चाकू उलटकर राजू की जांघ में भी लग गया था, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। 2 हत्याएं करके राजू ने किचन में जाकर खून से सना चाकू साफ किया और पूरा किचन साफ कर दिया। खून के धब्बे लगी अपनी पैंट उतारकर उसने घर से उठाकर नीले रंग का लोअर पहना और जाने से पहले सोने के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। बाथरूम में जाकर उसने खून से सने कपड़े भी धोए और फिर घर पर एक नजर डालकर बालकोनी के रास्ते कूदकर बाहर चला गया। स्टेशन तक वो पैदल ही गया और ग्वालियर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। सुबह ही वो वापस भोपाल के लिए रवाना हो गया, जिसका अंदेशा आरती पुलिस वालों के सामने जता चुकी थी। राजू के मन में लालच और हैवानियत दोनों आ गए थे। नायर दंपत्ति की मेहरबानियों का बदला उसने बजाय नमक हलाली के नमक हरामी से चुकाया था। इन दोनों का कत्ल करने की हिम्मत उसको इसके लिए भी हुई क्योंकि ये दोनों अकेले रहते थे और राजू उनके बारे में सब कुछ जानता था। आरती के मन में अपने मालिकों के उपकारों के प्रति कृतज्ञता थी, जिसके चलते उसने अपने हत्यारे पति को बचाने की कोशिश नहीं की।
हालांकि इस दोहरे हत्याकांड में इस बात का कलंक भी लगा कि जीके नायर की हत्या की एक वजह उनके आरती से कथित अवैध संबंध भी थे। भोपाल के डीआईजी धर्मेंद्र चतुर्वेदी के मुताबिक राजू ने अपने बचाव में हत्या की वजह रुपयों के लेन देन के अलावा व्यक्तिगत वजह भी बताई है। अपने बचाव की कोशिश में राजू ने 24 घंटों में ग्वालियर भोपाल अप डाउन किया, लेकिन वो खुद का गुनाह छिपा नहीं पाया। पुलिस की पूछताछ खत्म हो जाने के बाद में राजू को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।